हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमने एक लंबे समय से सुना है कि क्वांटम तकनीक एक भविष्य की तकनीक है। क्वांटम तकनीक के जरिए आने वाले समय में हम क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। क्वांटम तकनीक के बारे में सुनते हुए हमें एक लंबा अरसा हो गया है और क्वांटम तकनीक पर आज भी कई सारे प्रयोग और रिसर्चेस किए जा रहे हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि अगर ये तकनीक इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी जरूरी और विश्वसनीय हो सकती है, तो इस तकनीक पर अभी तक हमें कोई बहुत महत्वपूर्ण कंप्यूटर बना हुआ क्यों नहीं दिखाई देता। तो इससे जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, कई सारे सवाल हो सकते हैं और इस तकनीक से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं विज्ञान एवं तकनीक के अंतर्गत। तो आज के डिस्कशन के अंतर्गत हम एक ऐसे ही विषय को शामिल कर रहे हैं। यह विषय थोड़ा सा स्पेसिफिक हो सकता है विज्ञान को लेकर के, तो जिन लोगों का विज्ञान बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि में नहीं है वो लोग तनिक भी दबाव महसूस ना करें। हम इसको उतना आसान करने की कोशिश करेंगे कि वो भी इसकी मूलभूत बातों को समझ पाए, क्योंकि हमें कोई क्वांटम कंप्यूटर नहीं बनाना है। अगर परीक्षा में हमसे कोई प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछ दिया जाए, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पूछा जाए या उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में पूछा जाए, तो हमें उसके बारे में पता हो। विषय क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग के सामने क्या है चुनौतियां। तो मेन फोकस हमारा चुनौतियों पर है, लेकिन इन चुनौतियों को समझने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है इसको समझना जरूरी है। सामान्य कंप्यूटिंग से यह किस तरह अलग है इसको भी जानना होगा, तभी हम बेसिक चीजों को समझ पाएंगे। खबर आई है द चैलेंजेस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। चलिए, तो चर्चा क्यों की गई है इसको थोड़ा सा जान लेंगे। इस साल यानी कि 2022 में क्वांटम को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा देखने को मिली थी। भौतिकी का यह तकनीक किस तरह से उपयोग करती है, फिजिक्स में कैसे शामिल होती है, इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग के महत्वपूर्ण कौन कौन से शब्द हैं, उनका क्या अर्थ निकालना चाहिए। अगर शब्दावली को भी जोड़ करके दे दिया जाए तो हमें एटलीस्ट ये पता हो कि किस कौन सा शब्द इस तकनीक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक शब्द आएगा सुपरपोजिशन, तो ये क्या है इसको देखेंगे और कुछ अन्य शब्दों को भी देखेंगे। एक सवाल आज के सेशन का महत्वपूर्ण कि इसमें अभी के लिए क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से यह तकनीक व्यावहारिक रूप से हमारे सामने नहीं आ पा रही है। क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक सवाल जो कि आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने का अभ्यास कर सकते हैं। जो भी तथ्य आएंगे आप उन्हें मार्क करते रहना है आपको। तो अगर प्रारंभिक परीक्षा में कोई सवाल पूछा जाए तो आप उसका आंसर आप दे पाएंगे। तो जीएस पेपर 3 से यह विषय जुड़ता है विज्ञान एवं तकनीक, और तकनीक का एक महत्वपूर्ण खंड है। चर्चा क्यों की गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि इस साल भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी खोज सीधे सीधे इससे जुड़ती है। 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर। तो इससे जुड़ा हुआ हमने एक अलग से सेशन किया था। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप जाकर के उस सेशन को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022 वाज अवार्डेड जॉइंटली टू एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटोन जिलिंगर। किस लिए दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एंटेंगल्ड फोटॉन्स के बारे में कुछ प्रयोग किए हैं। तो हमारा जो विषय जुड़ता है क्वांटम कंप्यूटिंग से वो दरअसल एंटेंगल्ड फोटॉन्स से ही जुड़ता है। क्या है, आसान करेंगे अभी से, फिर आपको पता चलेगा। कुछ लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है। इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स और सामान्य फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, या क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, शास्त्रीय भौतिकी कह सकते हैं, तो इसके अंतर्गत कई सारे प्रयोग हमें देखने को मिल रहे हैं। और क्लासिकल फिजिक्स ने जितनी तरक्की कर ली है उतनी तरक्की अभी के समय में क्वांटम फिजिक्स में दिखाई नहीं देती। तो इससे जुड़े हुए लाभों को देखते हुए या संभावनाओं को देखते हुए कई संस्थान और कंपनियां और सरकार क्वांटम कंप्यूटिंग में निवेश कर रही हैं। और इसी के साथ 2021 में भारत सरकार ने भी एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की थी, जहां पर क्वांटम प्रौद्योगिकियों के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जुड़ी तकनीक क्या है, कैसे काम कर सकती है, भारत कैसे इस तकनीक में आगे बढ़ सकता है। इसके लिए चूंकि तकनीक का अध्ययन करना है तो हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। तो इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का एक फंड भी बनाया गया था, एक आवंटन किया गया था। इसके अलावा आर्मी ने मध्य प्रदेश में क्वांटम रिसर्च फैसिलिटी की शुरुआत की है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पुणे में इससे जुड़ी हुई एक और सुविधा को शुरू किया है। तो हम देख सकते हैं कि देश में इसको लेकर के कई सारे डेवलपमेंट शुरू हुए हैं। ऐसे में यह तकनीक क्या है इसको समझना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक एक करके हम समझेंगे। पहले देखें कि भौतिकी के अंतर्गत किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, और जो शब्द है क्वांटम उसका क्या अर्थ होता है। तो क्वांटम शब्द एक लैटिन शब्द है
जिसका अर्थ होता है एन अमाउंट, यानी कि एक राशि, एक मात्रा जिसको हम माप सकें, और बहुत छोटी राशि हो सकती है। ठीक, तो छोटी राशि के संदर्भ में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फिनोमिना हमें दिखाई देता है, बहुत बड़ी घटना दिखाई देती है, उसमें सबसे छोटी राशि क्या है, उसको हम, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, उसको कहेंगे क्वांटम। जैसे हमें लाइट दिखती है, प्रकाश दिखता है, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है विज्ञान में कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में चलता है, जिसको हम फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश का क्वांटम क्या है, फोटोन है। हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत क्या शामिल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटम क्या है, इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा है कि कोई भी कण जो कि परमाणु की अवस्था में है, तो उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे मिलकर के वह सामान्यतः बना होता है। तो किसी कण में इलेक्ट्रॉन के स्तर पर जब आप देखेंगे तो फिर वो क्वांटम लेवल आ जाएगा। थोड़ा और आसान करके समझते हैं। एक स्थिति को देखें जहां पर हमारी मौजूदा दुनिया हम देखते हैं, तो हम जिस स्केल पर दुनिया को देखते हैं उसमें सामान्य रूप से हम किसी बॉल को देख सकते हैं, किसी कुर्सी को देख सकते हैं, किसी जीव को देख सकते हैं। तो ये क्या है, क्लासिकल एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी, जो अपनी सामान्य दुनिया में हम लोग महसूस करते हैं। ठीक, तो हमें पता है कि एक समय पर जो बॉल, एक कुर्सी या फिर कोई जीव हमें दिख रहा है वो वहां पर मौजूद है, और एक समय में एक जीव या एक वस्तु उसी जगह पर होगी जहां पर वो हमें दिखाई दे रही है। अब मान लीजिए आपने किसी बॉल को हवा में उछाल दिया, तो वह बॉल हवा में हमें दिखाई देगी। ठीक, सामान्य भौतिकी के नियम से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि वह बॉल जो ऊपर गई है किस दिशा से, यानी किस वक्र का सहारा लेकर के नीचे गिरेगी, जमीन में गिरते हुए हम उसे देख सकते हैं। और ये जो देखने की घटना है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल होना है और हमें समझना है। ये जो देखने की घटना है, मान लीजिए ये चेयर हमें और आपको दिख रही है, तो इस चेयर को देखने के लिए एक प्रकाश की किरण जाकर के इससे टकराई है और फिर वो जाकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है। उस बीच में जो समय लगा, तो वह कौन सा समय है, उस प्रकाश की किरण का वहां पर टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचना। तो हम कहेंगे कि वह वस्तु हमें सर्वाधिक तेजी से दिखाई देगी, उस जगह पर मौजूद दिखाई देगी हमें या किसी भी चीज को, तो वह उतनी ही तेजी से दिख सकती है जितनी तेज प्रकाश की किरण चल रही है। तो प्रकाश की किरण लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है, इस वस्तु को देखने का प्रभाव, ये प्रकाश की गति से अधिक तेजी से प्रसारित नहीं किया जा सकता। यानी कि इस वस्तु को अगर प्रकाश की गति थोड़ी धीमी होती तो हमें यह वस्तु और देर से दिखाई देती। यानी कि अगर हम एक कल्पना करें कि सूर्य अगर अपनी जगह पर मौजूद है और वह वहां से हट जाए, तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मान लीजिए 8 मिनट या उससे कुछ अधिक का समय लगता है। तो सूर्य अगर अपनी जगह से हटा दिया जाए तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा कि वह अपनी जगह से हट चुका है। तो हमारी यहाँ पर इस दुनिया की रियलिटी को लेकर के संभावना जो ये है, हमारी एक सीमितता ये है कि हम केवल उतनी ही तेजी से चीजों को देख सकते हैं जितनी तेज गति से प्रकाश चलता है। ये हुई सामान्य दुनिया और उसके उदाहरण की बात। अब आते हैं क्वांटम भौतिकी के लेवल पर। तो क्वांटम लेवल पर जब हम जाएंगे तो यहाँ की जो रियलिटी है हमारी वास्तविक दुनिया से काफी छोटी है। यानी हमें जिस स्केल पर चीजें दिखाई देती हैं, यहाँ पर काफी छोटे लेवल पर चीजों को देखना है। यहाँ पर सब एटॉमिक यानी उप परमाणु पैमाने पर चीजें दिखाई देती हैं। क्या होता है, देखिए कोई भी दुनिया का कोई भी अवयव या कोई भी तत्व परमाणुओं से मिलकर के बना है। जैसे कि ये पेन भी परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पेन में परमाणु मौजूद है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ठीक, तो कोई भी परमाणु, हमने चर्चा की कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, एक समय में यहाँ हो सकता है। तो ये बता पाना कि किस जगह पर है इतना आसान और संभव नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन का स्थान इंगित करना कठिन है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि इतना एक कण है, एक परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कहाँ पर होगा। लेकिन अगर हमें उसका और छोटा स्तर मिल जाए कि ये मिल जाए कि ये परमाणु है, तो हम ये कह सकते हैं कि संभावना है कि पॉइंट ए पर हो या पॉइंट बी पर हो। यानी अगर हमें आयतन पता है, उसका वॉल्यूम पता है, तो हम ये कह सकते हैं, संभावना जता सकते हैं कि किस बिंदु पर है। ठीक, यानी कह सकते हैं कि बिंदु ए पर है या बी पर है। तो इसमें कहा गया है कि बिंदु ए पर 10%
और बिंदु बी पर संभावना है कि 5%। तो जब भी हम इसको अनुमान लगाएंगे तो हो सकता है हमें बिंदु बी पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जब हम इस आयतन को जाकर के देखेंगे और इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे। तो अब इस बिंदु से और इस घटना से ही आगे चल करके क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम से जुड़े शब्दों की दुनिया शुरू होती है। तो क्वांटम भौतिकी के नियमों की कई सारी व्याख्याएं मौजूद हैं, जिनमें से कि एक महत्वपूर्ण व्याख्या है कोपेनहेगन व्याख्या। इसको इरविन श्रोडिंगर ने दिया था और इन्होंने 1935 में एक विचार प्रयोग का उपयोग किया था। इसमें उन्होंने कुछ संभावनाओं की बात की थी, अभी हमने पीछे जो एक कण या फिर एक परमाणु के लेवल पर बताया। इन्होंने कहा कि अगर हम एक बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें, ठीक, और उस बॉक्स के अंदर जहर रख दें, तो अब क्या होगा, बाहर से हमें नहीं पता बॉक्स के अंदर बिल्ली है और जहर है। दो संभावनाएं हो सकती हैं, पहला कि बिल्ली ने जहर का सेवन कर लिया हो और वह मर गई हो, दूसरा कि बिल्ली ने जहर का सेवन ना किया हो और वह जीवित हो। लेकिन इन दोनों ही संभावित अवस्थाओं को हम यहाँ केवल संभावना के स्तर पर ही बता सकते हैं, यानी दो सुपरपोजिशन हो सकती हैं, पहली कि बिल्ली जीवित हो या बिल्ली मर गई हो, ये दोनों संभावना है। लेकिन जब तक बॉक्स नहीं खोलेंगे तब तक हम किसी भी निष्कर्ष को सही नहीं पा सकेंगे। जब हम बॉक्स खोलते हैं तो संभावना ए हो सकती है या फिर संभावना बी हो सकती है, ठीक। इसी को ही सुपरपोजिशन कहा गया है। सुपरपोजिशन की दो अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है जो संभावना के रूप में सामने आती हैं। अब इलेक्ट्रॉन को लेकर के भी यही संभावना है कि हो सकता है वहां पर या हो सकता है वहां पर ना हो। तो जब हम कण की जांच करेंगे तब इलेक्ट्रॉन की सुपरपोजिशन की संभावना का हमें पता चलेगा। तो एक सुपरपोजिशन के बारे में आपको ये शब्द पता चला कि सुपरपोजिशन क्या है। अब आते हैं एक दूसरा शब्द इससे जुड़ा हुआ जो है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट शब्द अभी आपको याद होगा, हमने शुरुआत में ही देखा कि नोबेल प्राइज जो मिला था वो फोटोन के एंटेंगलमेंट को लेकर के दिया गया था। तो फोटोन भी एक तरह का कण है जिसमें एंटेंगलमेंट या फिर जुड़ाव या उलझाव, इसको हिंदी में कह सकते हैं, इससे ये बताता है। तो दो कणों का आपस में जुड़ाव, ठीक। और क्या होता है, मान लीजिए एक कण यहां पर है और दूसरा कण यहां पर है, इसका इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर है और इसका इलेक्ट्रॉन भी इसी पोजीशन पर होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें नया क्या है, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉन एक ही पोजीशन पर है, ये इनका आपसी जुड़ाव है और यही इनका एंटेंगलमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो संभावना आएगी वो ये आएगी कि अगर इसको कितनी भी दूरी पर रख दे, इसको ब्रह्मांड के किसी कोने में रख दें, वैसे तो हम रख करके चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी तक जितना देखा गया, मान लीजिए इसको न्यूयॉर्क में रख दिया, ठीक, और इसको हमने नई दिल्ली में रख दिया, तब भी इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर ये अपनी स्थिति को बदल करके यहाँ पर आएगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉन स्थिति को बदल करके उसी स्थान पर आएगा। अभी आपने शुरुआत में ये भी देखा कि हम अपनी दुनिया में जो रियलिटी है उसको तभी अनुभव कर सकते हैं जिस गति से प्रकाश चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की जो स्थितियों में परिवर्तन है वो कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है, प्रकाश की गति से कहीं ज्यादा तेज, यानी हम कह सकते हैं सेकंड के 300वें हिस्से के अंतर्गत वह हो रहा है। जबकि प्रकाश को अगर आप इतनी दूरी तक करेंगे तो प्रकाश लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा करने में प्रकाश को जितना समय लगेगा ये वो समय है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो स्थिति है ये प्रकाश की गति को भी ब्रेक कर सकती है, उससे भी तेज हो सकती है। तो एक सवाल ये आता है कि अभी तक जो ये मान करके चल रहे थे कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे तेज है, तो ये उसे भी पीछे कर रही है और यहाँ पर ही नोबेल पुरस्कार को लेकर के उस दौरान इन सभी बातों पर हमने चर्चा की थी। तो प्रकाश की गति सर्वाधिक है, इस धारणा का भी यहाँ पर उल्लंघन हमें दिखाई देगा और इंटेंगलमेंट यहाँ पर जुड़ता है। अब आते हैं कंप्यूटर में सुपरपोजिशन पर कि यह कैसे काम करता है। हम एक एक करके इसीलिए समझ रहे हैं सारे पॉइंट्स को, फिर उन समस्याओं को देखेंगे जो इससे जुड़ती है। तो एक क्लासिकल कंप्यूटर, एक सामान्य कंप्यूटर जो हम देखते हैं वो कैसे कार्य करता है, वह बिट पर कार्य करता है। बिट उसकी मूलभूत इकाई है, यानी उसमें ट्रांजिस्टर लगा है, अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो वहां पर संख्या या उसका मान 1 मानेंगे, अगर वो ऑफ है तो 0 मानेंगे। बस बाइनरी पर ही काम करेगा वो, इस तरह उसका प्रोसेसर काम करता रहेगा ऑन ऑफ करके। तो ट्रांजिस्टर एक समय में इन दोनों अवस्थाओं में से किसी एक ही अवस्था में हो सकता है, या तो ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है, ठीक। यानी कि बिट में हम कह सकते हैं कि एक समय में केवल एक ही मान संभव है, या तो 1 होगा या 0 होगा, ठीक। अब आता है क्वांटम कंप्यूटर पर। तो बिट एक क्लासिकल कंप्यूटर की इकाई है और क्वांटम कंप्यूटर की इकाई क्या है, क्यूबिट। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जा चुका है, ठीक। तो क्यूबिट
क्वांटम कंप्यूटर की मूलभूत इकाई है, प्रीलिम्स का एक फैक्ट बन सकता है। तो आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉन जैसा कण है यह क्यूबिट, और गूगल या फिर IBM जैसी बड़ी कंपनियां जो इसका इस्तेमाल कर रही हैं इसको बनाने में, तो इन्होंने एक नाम रखा है ट्रांसमॉन्स। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन जैसा ही कण है जो आपस में दो कणों से बंधा हुआ है या दो इलेक्ट्रॉनों से बंधा हुआ है और फिर अपनी जगह पर दोलन करता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर की ओर हो तो इसे 1 माना जाता है, नीचे की ओर हो तो 0 माना जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कोई परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति है ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक, तो क्या है 0 है। अब नीचे से ऊपर की ओर है तो 1 है। इस हिसाब से इसमें गणनाएं कर रहे हैं। अब इसकी जानकारी एक सुपरपोजिशन के अंतर्गत इनकोड कर दी जाती है, इसलिए थोड़ा सा अलग है 0 और 1 से। इसमें क्या कहेंगे कि 45% 0 की स्थिति है और 55% 1 की स्थिति है। तो अब ये 0 और 1 की अवस्था से बाहर हो गया और एक तीसरी अवस्था का निर्माण कर रहा है। ये बातें कठिन लग रही होंगी, समझ में नहीं आ रही होंगी जिन लोगों को, बहुत परेशान ना हो, बस इतना समझ लीजिए कि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा सामान्य सिस्टम से अलग है। इतना ही आसान होता तो आज हर कोई इस कंप्यूटर का निर्माण कर रहा होता, लेकिन तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। हमसे जिस स्तर तक सवाल पूछे जाएंगे हम केवल उतनी ही चर्चा करेंगे। तो 0 और 1 से अलग हट करके ये एक तीसरी अवस्था, तीसरी स्टेट में कार्य करता है। और क्यूबिट्स जो इसमें लगाए गए हैं, क्यूबिट्स के अंतर्गत जो शामिल किए गए हैं, उनका इंटेंगलमेंट किया जा रहा है या किया गया है ताकि वो एक साथ काम कर सके। इंटेंगलमेंट आपको पता है क्या है, आपस में दोनों को जोड़ देना कि ताकि एक कण जैसा व्यवहार करे वैसा ही दूसरा भी करे, ताकि इतने सारे जब कण आपस में जोड़े जाएंगे इतनी सूक्ष्म अवस्था में हम कैसे उनको रेगुलेट कर पाएंगे, ये इसकी एक समस्या होगी। तो क्यूबिट, एक क्यूबिट में 2 अवस्थाएं संभव हैं, 5 क्यूबिट में लगभग 32 अवस्थाएं संभव हैं। और अगर ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर से इसकी तुलना करें तो ट्रांजिस्टर वाला कंप्यूटर केवल 2 ही अवस्थाओं में एक ट्रांजिस्टर एक समय में जा सकता है। तो इसको कैसे समझें हम आसान भाषा में, क्योंकि क्यूबिट वाला जो कंप्यूटर है अधिक कंप्यूटेशनल रास्ते और अधिक जटिल समस्याओं का समाधान दे सकता है। ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति का घर है दिल्ली में, दूसरे व्यक्ति का घर है आगरा में। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है। अब एक व्यक्ति जो पॉइंट ए से बी तक जाना चाहता है उसको केवल 2 ही रास्ते बताए गए हैं, वो केवल 2 ही रास्तों से यहां तक पहुंच सकता है। इसके सिस्टम में ही फीड है कि 2 रास्ते हैं। अब एक और व्यक्ति है जिसको यहां पर आने के 32 रास्ते पता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 2 रास्ते बंद हो जाएं तो ये समस्या का समाधान करने के लिए कितने और रास्तों से जा सकता है। यही गणना की बात की गई है कि ये केवल 2 ही स्थितियों तक गणना कर पाएगा, और इसकी जितनी आप क्यूबिट्स बढ़ाते जाएंगे उतनी अवस्थाएं, उतने स्टेट्स संभव है। उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशंस कहीं ज्यादा जटिल चीजों को लेकर के हो सकती है और कहीं ज्यादा तेज हो सकती है। तो कंप्यूटर कहीं तेजी से गणनाएं कर सकता है जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, ठीक, चाहे वो अंतरिक्ष को लेकर के हो या किसी अलग तरह से हो। तो समस्या क्या है, इतनी अच्छी तकनीक है हम क्यों नहीं बना पा रहे। तो एक व्यावहारिक और विश्वसनीय क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए हमें लगभग 1000 क्यूबिट्स का सेट बनाना होगा, और अभी के लिए सबसे बड़े क्वांटम प्रोसेसर में 433 क्यूबिट्स ही सेट किए जा सके हैं। यानी मतलब अगर हम और बड़ा कर दें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम और बढ़ा सकते हैं। यानी बड़े प्रोसेसरों पर कोई सैद्धांतिक सीमा नहीं है। सीमा किसकी है, उसकी इंजीनियरिंग की, उसकी व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाने की। तो इसको इंजीनियर कैसे करेंगे, यानी इसको बनाएंगे कैसे, ये केवल एक समस्या है। क्योंकि क्यूबिट की जो अवस्था है, उसका स्टेट है, उसको सेट करना एक बड़ी चुनौती होती है। मान लीजिए इस पेन में ऐसे उंगली छुलाने पर ही जो कण रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, उनका स्टेट बदल सकता है। ऐसे में जो सर्किट सामग्री है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें डिफेक्ट हो सकता है, और डिफेक्ट आने पर उनकी जो स्टेट है, उनकी अवस्था है कणों की, वो बदल सकती है। ऐसे में वो जब कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ और ही कैलकुलेशन सामने आ सकती है, वह उतनी प्रामाणिक नहीं रह जाएगी। ऐसे में उनको किस तरह से सेट कर पाएंगे हम, ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर उसमें कोई त्रुटि आती है, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो चलिए एक कण में दिक्कत आ गई, उसको बदल देंगे, उसकी कॉपी बना लेंगे। तो यहाँ पर यह भी संभव नहीं है सामान्य सिस्टम की तरह, क्योंकि एक थ्योरी है नो क्लोनिंग थ्योरम, ये बताता है कि उनकी स्टेट को, किसी कण की कोई जो स्टेट है
उसको पूरी तरह से क्लोन करना असंभव है। इसलिए ये एक और समस्या है यहाँ पर उससे जुड़ी हुई समस्याओं को सॉल्व कर पाने की। हालांकि अभी के समय में कुछ अन्य तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जहां पर भौतिक रूप से कुछ उस तरह के कणों को हम दूसरे स्तर पर बनाएं और ये तय करके चलें कि उस तरह के कण आपस में एक साथ जुड़ सकें। ये थोड़ी सी और एडवांसमेंट वाली बात होगी जिस पर हमें नहीं जाना है। हम बेसिक समस्या इसकी समझ गए हैं कि उसका जो प्रोसेसर है वो इतना जटिल होगा कि हम उसको अभी तक उसकी फैब्रिक बुन नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो निष्कर्ष क्या है? पहला तो ये कि विश्वसनीय स्तर पर हमें जितनी गणनाएं करनी है उसके लिए लाखों क्यूबिट्स की आवश्यकता होगी, उनको जोड़ना होगा। ऐसे में आज के समय जो निवेश इसमें किया जा रहा है वह किस तरह से कारगर साबित होगा हमें देखना होगा, क्योंकि ये एक भविष्य की तकनीक है और इसको आने वाले समय में और ज्यादा बनने में दशकों लग सकते हैं। ऐसे में तकनीक बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी गणनाएं कर सकती हैं और जैसे जैसे हम इस तकनीक को सॉल्व कर पा रहे होंगे या फिर इसको बना पा रहे होंगे तो आने वाले समय में हमारे सामने जो और बड़ी बड़ी जटिलताएं हैं, अंतरिक्ष की चुनौतियां, ब्लैक होल जैसी स्थितियां, बहुत बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस हैं वो ये करने में और ज्यादा गति से करेगा और बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हमारे सामने आते हैं, जैसे हम देखते हैं कि किसी ने किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया, तो कंप्यूटर हैकिंग इसीलिए आज के समय में आसान है या की जा सकती है क्योंकि वह बाइनरी सिस्टम पर चलता है। अगर क्वांटम कंप्यूटर्स बना दिए जाएंगे तो वो इतने जटिल इंक्रिप्शन बना सकता है जिसकी वजह से उसको हैक करना इतना आसान नहीं होगा या फिर लगभग असंभव जैसी स्थिति मान सकते हैं। तो ये तकनीक हैकिंग प्रूफ भी हो सकती है आज के समय से अगर देखें, और आने वाले समय में बहुत ज्यादा मददगार भी हो सकती है किसी देश की सुरक्षा के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए या फिर बाकी चीजों के लिए। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ एक सवाल देखें। तो सवाल क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? यह पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह भिन्न है? इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो सीधा सा प्रश्न है, इसमें 3 इसके सेट दिए गए हैं। आपको पहले बताना है कि क्या है, फिर किस तरह से अलग है और इससे जुड़ी चुनौतियां क्या है, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। टॉपिक थोड़ा सा कठिन था लेकिन हमने इसे आसान बनाने की पूरी कोशिश की है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जहां पर आपको किसी तरह की कोई समस्या आए उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आने वाले सेशन में कुछ अन्य टॉपिक को लेकर के आएंगे, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।